खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। ये बुलेटिन खास इसलिए है क्योंकि हमारे देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, जो अपने अपने राज्य के बारे में हर बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। पूरे दिन क्या होने वाला है और किस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, चाहे वो राजनीति जगत की खबर हो या क्राइम की खबर हो या कोई और, हर खबर आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर उनसे चर्चा करेंगे, साथ ही हर राज्य में मौजूदा हालात कैसे क्या हो रहे हैं और इस पर बात करेंगे। तो सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के साथ जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, हमारे साथ बिहार से रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष जुड़े हुए हैं। वहीं उत्तराखंड के देहरादून से हमारे साथ सोनू सिंह जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं और राजस्थान से अरविंद पलावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे आपको सबसे पहले उत्तराखंड लिए चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं सोनू, उत्तराखंड में इस वक्त क्या आज दिन भर बड़ी खबरें रहने वाली है, क्योंकि वहां पर जहां कोरोना की अपडेट के साथ ही कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो आज उत्तराखंड से सिर्फ और सिर्फ कोरोना से संबंधित ही उत्तराखंड से बड़ी खबर रहने वाली है, जिन खबरों पर लगातार दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। चूंकि कोरोना के जो केस हैं वो लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं और ये बढ़ते केसों ने सरकारी तंत्र की चिंता जो है वो और ज्यादा बढ़ा दी है। तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि आखिर इस बढ़ती चुनौती से किस तरह से पार पाया जा सके। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पे एक टीम का गठन कर दिया गया है जो अलग अलग क्षेत्रों से न सिर्फ सरकार को सुझाव देगी बल्कि कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है इस पर फोकस करेगी। इसके अलावा पुलिस भी लगातार मुस्तैद नजर आ रही है। जो भी लोग उल्लंघन कर रहे हैं उस पर पुलिस एक्शन ले रही है, उन लोगों पर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और कुछ लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो भी प्रवासी आ रहे हैं उन पर लगातार उनकी नजर बनी रहे ताकि कोरोना की रोकथाम लगातार बनी रहे। तो ये कहा जा सकता है कि आज के एजेंडे में उत्तराखंड से सबसे जो अहम खबर रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना से संबंधित ही रहेगी। जी सोनू, साथ ही साथ जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं लॉकडाउन 4 जो है वो खत्म होने वाला है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। क्या आगे रिपोर्ट आने वाली है सरकार की तरफ से? क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि कोरोना के मामले अब उत्तराखंड में ज्यादा हो रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल एक चिंता का विषय है, क्योंकि पहले उत्तराखंड के विशेष तौर पर जो पर्वतीय इलाके हैं, जो पहाड़ी जनपद हैं, वो पूरे के पूरे ग्रीन बेल्ट में थे और अब पूरे जितने उत्तराखंड के जितने 13 के 13 जनपद हैं वो सबके सब ऑरेंज जोन में आ गए। तो ऐसे में चिंता बढ़ना लाजमी है और सरकार ये रणनीति बना रही है कि रेड जोन में जिले ना आए। इसके लिए सरकार के द्वारा कोशिशें की जा रही हैं। तो लगातार कोशिश जरूर की जा रही है और प्रवासी भी आ रहे हैं। अगर हम पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो 4-5 दिनों में 250 के करीब जो है वो कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। अगर एक दिन पहले की हम बात करें, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी उसमें 65 मरीज सामने आए और 424 इस वक्त उत्तराखंड में कोरोना के पेशेंट पहुंच गए। तो ऐसे में ये सरकार की चिंता बढ़ा रही है और सरकार कोशिश ये कर रही है कि एक तरफ जहां इन बढ़ते केस पर विराम लगाया जाए, वहीं राज्य के विकास को किस तरह से पटरी पे लाया जाए, दोनों तरफ सरकार कोशिश कर रही है। और एक तरफ सरकार कोशिश कर रही है राज्य के विकास को फिर से पटरी पर लाने की, जबकि विपक्षी पार्टी जो है वो लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रही। तो ये कहा जा सकता है कि अब कोरोना के मामलों को लेकर के जो कोरोना का ग्राफ उत्तराखंड में बढ़ रहा है, खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ रहा है, भले ही वो प्रवासियों के आने से बढ़ रहा हो, इसको लेकर के विपक्षी पार्टी मुद्दा बना रही है और इसमें अब सियासत शुरू हो गई है। और सरकार ये दावे कर रही है कि जो भी सरकार प्रयास कर रही है वो आने वाले समय में जरूर सफल होंगे। तो ये देखना होगा कि सरकार की रणनीति आने वाले समय में आखिर बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि आगे की रणनीति सरकार क्या बनाती है, क्योंकि अब लॉकडाउन 4 खत्म होने वाला है। 5 लॉकडाउन 5 की शुरुआत होगी या नहीं, ये आगे देखने वाली बात होगी। सोनू, आप हमारे साथ बने रहिए। इसके साथ ही साथ हमारे साथ राजस्थान से अरविंद पलावत जुड़े हुए हैं। अरविंद, आज किन किन खबरों पर नजर रहेगी दिन भर? क्या कुछ अहम खबर रहेगी? साथ ही साथ कोरोना अपडेट राजस्थान में इस वक्त?
राजस्थान में यदि कोरोना को लेकर बात की जाए तो कोरोना की जो कल देर रात तक 236 जो नए मामले हैं वो कल यहाँ पर मिले थे। इसके साथ ही जो संख्या है वो 7,500 से पार राजस्थान में हो चुकी है। 7,536 जो नए केसेज हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, जबकि एक्टिव केसेज की बात करें तो 3,092 केसेज यहाँ पर है। 170 लोगों की राजस्थान में कोरोना से मौत हो चुकी है। लेकिन ऋतु देखिए, गंभीर बात यहाँ पर ये सामने आ रही है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा या अन्य जो नेता हैं वो कह रहे थे कि हम प्रयास करेंगे कि कोरोना जो है गांवों तक नहीं पहुंचे, लेकिन कल की यदि स्थिति की बात करें तो जयपुर में करीब 38 केस मिले। हालांकि केसेस की जो संख्या है वो कुछ कम थी, लेकिन गंभीर बात यह है कि करीब 1 दर्जन जो केसेस हैं वो गांवों में मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि गांवों तक भी जो कोरोना है वो अपने पैर पसार रहा है। प्रवासियों के आने के कारण जो कोरोना है उसके पेशेंट्स अब गाँव में भी मिल रहे हैं। और यदि जयपुर के आसपास के जो गाँवों की यदि बात करते हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि कल जो पेशेंट्स मिले हैं उसमें 1 दर्जन जो गांव है उसमें पावटा, सांभर, फुलेरा, भैंसाला, मंडा, अनंतपुरा, गोविंदगढ़ ऐसे जो बड़े कस्बे हैं उनके आसपास के जो गांव हैं वो वहां पर कोरोना पॉजिटिव आए हैं। क्योंकि अभी तक रिलीफ की बात यह थी कि गांव में कोरोना के जो पॉजिटिव थे वो नहीं मिले थे, तो एक राहत की बात इसे माना जा रहा था। खुद प्रशासन भी इस बात को लेकर चिंता नहीं कर रहा था क्योंकि गांवों तक ये जो केसेस थे वो नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से गांव में ये मामले सामने आए तो कहीं ना कहीं एक चिंता की बात यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही जो केसेस की संख्या है लगातार बढ़ रही है। 7,500 से ज्यादा जो मामले हैं वो राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव के हो चुके हैं। हालांकि एक राहत की बात है कि 4,276 जो केसेज हैं इनमें वो यहाँ पर रिकवर हो चुके हैं, यानी कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव वो आ चुके हैं। और इनमें से 3767 जो केसेज हैं 3767 मरीजों को यहाँ पर छुट्टी दे दी गई है अस्पताल से, जिनका क्वारंटाइन पीरियड 14 दिन का कंप्लीट हो गया था, उन्हें यहाँ पर होम आइसोलेशन में अब भेजा गया है। साथ ही 3,090 जो केसेज हैं वो यहाँ पर राजस्थान में अब एक्टिव केसेज हैं। लेकिन प्रवासियों के कारण जो संख्या जिसका मैं जिक्र कर रहा था तो वो संख्या भी आपको बताना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि करीब 2011 जो प्रवासी हैं वो यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव हैं। मतलब एक बड़ी संख्या जो है, क्योंकि पिछले करीब 10 दिन से जो प्रवासियों के आने का जो सिलसिला वो यहाँ पर शुरू हुआ है, तो ऐसी स्थिति में बड़ी चीज यहाँ पर सामने आ रही है कि जो प्रवासी हैं उनके कारण लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। और राजस्थान की यदि बात करें सबसे ज्यादा जो करीब 3,37,000 के आसपास जो सैंपल्स है वो राजस्थान ने कलेक्ट किए। ये एक बड़ी बात है, अपने आप में एक बड़ा डेटा यहाँ पर है, क्योंकि 3,37,000 पूरे देश में सबसे ज्यादा जो सैंपल्स है यहाँ पर है। और सबसे ज्यादा जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो राजस्थान ने बिल्डअप की है, क्योंकि देखिए जब 2 मार्च को पहला केस आया था राजस्थान में एक भी टेस्टिंग जो फैसिलिटी थी वो नहीं थी, एक भी लैब नहीं थी। लेकिन अब लैब की संख्या भी बढ़ाई गई है। साथ ही करीब 12 से 15,000 टेस्ट जो है वो रोजाना यहाँ पर हो रहे हैं। एक बड़ी चीज यहाँ पर राजस्थान की चिकित्सा महकमे ने की है। तो वहीं दूसरी ओर बात करें तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसका शिलान्यास करें। ठीक है अरविंद, बने रहिए आप हमारे साथ बिहार से रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष भी जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, जहां एक तरफ कोरोना की मार बिहार झेल रहा है, दोहरी मार, अब चंकी बुखार भी आ गया है, क्या कुछ आज अपडेट रहने वाली है कोरोना को लेकर? साथ ही साथ क्या अहम खबरें रहेंगी दिन भर? देखिए 17.5 लाख से ज़्यादा प्रवासी बिहार आ चुके हैं और 8 लाख से ज़्यादा लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। और ज़्यादातर प्रवासी अब ट्रेनों से उतरकर सीधे अपने घर जा रहे हैं जी। तो प्रवासी ज़्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं और सीधे ट्रेनों से उतरकर घर जाने से गाँवों में भी संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ गया है। कई ऐसे गांव हैं जहां पर प्रवासी गए अपने गांव तो वहां पर विरोध हुआ, उनको गांव के बाहर ही रोक दिया गया, उन्हें पेड़ के नीचे आसरा लेना पड़ा। तो प्रवासी मजदूरों का आने का सिलसिला जारी है। कल एक दिन में लगभग 1,75,000 प्रवासी ट्रेनों से आए हैं और 20,000 से ज़्यादा पैदल और दूसरे साधनों से आए हैं। तो रोज जहां 2 लाख से ज़्यादा प्रवासी आ रहे हैं तो स्थिति बहुत भयंकर होती जा रही है। अब जो कोरोना का आंकड़ा है बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। कल 234 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, यानी 200 के पार अब रोज आंकड़ा आने लगा है और अब आंकड़ा 3,000 के आसपास पहुंच गया है कोरोना संक्रमितों का। तो बिहार में जिस रफ्तार से पिछले 15 दिनों में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है वो चिंता बढ़ाने वाली है बिहार सरकार की। और ट्रेनों में जो प्रवासी सफ़र कर रहे हैं उनकी मौत भी हो रही है। एक दिन में कल 7 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई है और इसको लेकर सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर रेलवे किस तरह से ट्रेनों में प्रवासी मजदूरों को ला रहा है कि ट्रेनों में उनकी मौत हो जा रही है। रेलवे ने सफाई दी है कि वो बीमार थे, बीमारी की वजह से उनकी जान गई है, इसके लिए रेलवे जिम्मेवार नहीं है। लेकिन ट्रेनों में कई तरह की अव्यवस्था की खबरें आ रही हैं
खाने पीने में कमी है, पानी कितनी ट्रेनों में पानी नहीं है। और आपने देखा है कि मुजफ्फरपुर में एक 4 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया दूध के अभाव में, भूख से उमर गई, उसके पिता का कहना है। एक महिला ने दम तोड़ दिया। तो लगातार जो ट्रेनों से प्रवासी आ रहे हैं उनके मरने का सिलसिला जारी है और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत अब तक 14 हो चुकी है, 14 मरीज मर चुके हैं। तो सरकार की चिंता बढ़ी हुई है और इस बीच मौसम विभाग की चेतावनी आई है कि तेज आंधी बारिश आ सकता है। और सुबह से ही पटना समेत कई जिले हैं, भोजपुर, पूर्णिया, कटिहार, वहाँ पर बारिश और आंधी तूफान की आशंका व्यक्त की गई है। आपको पता है कि बिहार में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, 45 डिग्री के सेल्सियस से ज़्यादा, 45 से ज़्यादा तापमान ऊपर चला गया है। और कहा जा रहा है कि बोधगया में तो 46 के आसपास पारा पहुंच गया है। पिछले 4 साल में इतना गर्मी कभी हुआ ही नहीं था। तो गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। और इस बीच बिहार में नरसंहार को लेकर राजनीति तेज हो गई है। गोपालगंज में आरजेडी के नेता के घर पर हमला हुआ था रविवार की रात, 3 लोग मारे गए थे, आरजेडी का नेता घायल हुआ था। उससे कल तेजस्वी यादव मिलने पीएमसीएच गए और उन्होंने नीतीश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जेडीयू के विधायक जो इस हत्याकांड के आरोपी हैं अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं तो तेजस्वी यादव गोपालगंज मार्च करेंगे। उधर गोपालगंज से जेडीयू के विधायक जो आरोपी हैं इस हत्याकांड के, उन्होंने भी अपने को पाक साफ बताया है और निर्दोष बताया है और कहा है कि तेजस्वी में अगर दम है तो पटना से गोपालगंज के लिए मार्च करें, मैं गोपालगंज से पटना उनके घर के लिए मार्च करूंगा, पता चल जाएगा किसमें कितना दम है। तो इस हत्याकांड को लेकर राजनीति काफी तेज हो गई है और गैंगवार भी शुरू हो गया है। आरजेडी के नेता के घर पर हमला हुआ, उसके बाद जेडीयू के विधायक के समर्थक की हत्या हो गई। तो लगातार वहां पर हत्या का दौर जारी है और लोग सशंकित हैं कि क्या होगा आगे। इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि बिहार सरकार के एक नया ऐप है जिसे जियो फेसिंग की मदद से बनाया गया है। इस ऐप के जरिए 30 लाख मजदूरों ने आवेदन दिया है बिहार सरकार को और 21 लाख से ज़्यादा मजदूरों के खाते में डीबीटी के जरिए 1,000 रुपया भेज दिया गया है। तो सरकार के इस ऐप की बहुत तारीफ हो रही है कि इससे मजदूरों को काफ़ी फायदा हुआ है। और सरकार के मंत्री हैं श्याम रजक, उन्होंने केंद्र सरकार से बड़ी मांग कर दी है कि जो आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है उसमें बिहार का हिस्सा बताइए, क्योंकि बिहार को उसमें कुछ मिला नहीं है। तो जेडीयू बीजेपी में श्रेय लूटने की होड़ मच गई है। बिहार सरकार कह रही है कि हम कर रहे हैं, केंद्र सरकार कह रही है कि हम कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है ज़्यादा काम बिहार में, इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव 4 महीने बाद होने वाला है। जी श्रीकांत, आप बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार हर राज्य पर जनतंत्र टीवी की पैनी नजर है, आपको हर राज्य की अपडेट दे रहे हैं। कोरोना की लड़ाई के लिए उत्तराखंड कितना तैयार है, पहाड़ी सूबे में कैसे पटरी पर लौटेगी अर्थव्यवस्था, क्या कभी कम होगा पलायन का दर, इन तमाम मसलों पर सुबह 10 बजे होगी उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत से चर्चा। चलिए इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लगातार हर राज्य भर से आपको अपडेट करा रहे हैं क्या कुछ खबरें अहम रहने वाली है। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश से पंकज चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं। पंकज, आज के दिन क्या कुछ अहम खबरें रहेंगी, क्या कुछ अहम नजरें हम किन किन खबरों पर रखेंगे? पंकज, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, पंकज से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा। हमारे साथ राजस्थान से अरविंद पलावत लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद, लगातार आपसे अपडेट ले रहे थे, कोरोना अपडेट बताइए। साथ ही साथ टिड्डों की जो जंग है वो भी राजस्थान में देखने को मिल रही है। इसके साथ ही रेड अलर्ट पर राजस्थान है। मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, गर्मी, तपती गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। क्या कुछ तमाम अपडेट है? जिस तरह से कोरोना की अपडेट बताई मैंने कि राजस्थान जो है पहला ऐसा स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा जांच की है। तो वहीं यदि आज की और बड़ी खबरों की बात की जाए तो देखिए, टिड्डियों के कारण जो है प्रदेश के अधिकांश जो जिले हैं वो काफी परेशानी में है। काफी ज्यादा जो टिड्डियां हैं वो अलग अलग जो जिले हैं वहां पर हैं। तो ऐसी स्थिति में टिड्डियों को दूर भगाने के लिए भी
लगातार कई प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे दवाइयों का जो छिड़काव है वो यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। साथ ही किसानों के लिए भी जो टिड्डियां हैं वो काफी मुसीबत बनी हुई है, क्योंकि देखिए किसानों को बड़ी परेशानी इन टिड्डियों के कारण हो रही है, क्योंकि जहां भी टिड्डियां पहुंचती है वहां पर जो फसलें हैं उनको खराब करती है। साथ ही जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी टिड्डियों का जो पहुंचना है वो शुरू हो चुका है। 2 दिन से लगातार जयपुर का जो इलाका है, रिहायशी इलाका जहां पर है, वहां पर भी टिड्डियां काफी देखी जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो टिड्डियां वो भी परेशानी का सबब है। साथ ही दूसरी ओर जो गर्मी है, क्योंकि नौतपा सोमवार से शुरू हो चुका है, ऐसी स्थिति में गर्मी भी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। सुबह के करीब 9 बजे हैं और अब अभी जो टेम्परेचर है वो करीब 33 डिग्री के आसपास चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोपहर तक, और देखिए कल जो राजस्थान का जो चूरू जिला है वो पूरे देश। ठीक है अरविंद, हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश से पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ अहम आज खबरें रहने वाली है दिन भर, किस पर हमारी नजर रहेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में रोजगार कैसे श्रमिकों को मुहैया कराया जाएगा, उसको लेकर के अलग अलग विभागों को जिम्मेदारी दी गई है। चाहे वो औद्योगिक विकास हो या श्रम विभाग हो या फिर खाद्य ग्रामोद्योग विभाग हो या आवास विकास हो, उन सबको एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है और सूची उसकी चूंकि जो मंगाई गई है, जो मजदूर आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग करने के बाद उनकी स्किल का भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उनको किस क्षेत्र में कहाँ पे रोजगार कैसे दिया जाएगा, इस पे सरकार लगातार विचार विमर्श कर रही है। उनकी योग्यता और उनकी निपुणता के आधार पर उनको रोजगार देने के लिए तैयारी कर रही है। अन्य राज्यों में जो मजदूर फंसे हुए हैं वो क्या काम करते हैं और वहां से भी सूची मांगी गई है। दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश में नया कानून बनाया गया है कि अब उत्तर प्रदेश में अगर अन्य राज्यों को मजदूर की अगर डिमांड होगी तो उनको राज्य सरकार से परमिशन या सूचना देनी होगी। उसको लेकर के भी हालांकि सूची जो है सियासत गरमाई हुई है, लेकिन ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। लेकिन विपक्षी दल कह रहे हैं कि लोगों को कहीं भी रोजगार करने या कहीं के भी जाने की छूट होती है, किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। तो उसको लेकर के हालांकि सरकार का दावा है कि मजदूरों के लिए एक बेहतर कदम सरकार उठा रही कि उनका शोषण न हो। दूसरी तरफ कोरोना के जो अपडेट हैं वो उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल करीब 251 से ज्यादा केसेस आए और करीब 6800 के आसपास कोरोना पॉजिटिव के केस हो गए हैं। सबसे ज्यादा जो इस समय संख्या निकल रही है वो प्रवासी मजदूरों की है। उसको लेकर के जो पहले 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि जो मजदूर आ रहे हैं उसमें कुछ परसेंटेज के हिसाब से जो बातें कही थी, बयान दिया था कि इतने परसेंटेज कोरोना पॉजिटिव है और इतने लाख लोग आ गए। उसको लेकर के प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए निशाना साधा था। कल भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था कि मुख्यमंत्री सही आंकड़े बताए या फिर अपने बयान पे स्पष्टीकरण दे, या फिर आंकड़े छुपा रहे हैं और या तो बयान झूठ बोल रहे हैं। इसको लेकर के कांग्रेस लगातार हमलावर है। दूसरी तरफ आज से लखनऊ में एक राहत भरी लखनऊ वासियों के लिए खबर ये है कि सभी पार्क, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, जनेश्वर मिश्रा पार्क हो, सभी पार्क एहतियात के तौर पे खोल दिए गए हैं। सुबह चाहे मॉर्निंग वॉक हो या शाम तक करके, हालांकि कुछ जरूरी अतिरिक्त सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन और चीजें में लगातार ढील दी जा रही है। 31 मई के बाद लॉकडाउन की क्या स्थिति होगी उसको लेकर के हर विभाग तैयारी कर रहा। अगर लॉकडाउन हटता है या छूट परिवहन सेवाओं को दी जाएगी तो परिवहन की बसें पूरी तरीके से चलाने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। किस रोड पे कैसे संचालन होगा, कंडक्टरों को भी अलर्ट पे रखा गया है। फिलहाल गाइडलाइन का इंतजार होगा जब 31 मई के बाद सरकार क्या निर्णय लेगी। इसको देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता लगातार बढ़ती जा रही है। कल से लखनऊ में सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोल दिए गए। सैनिटाइज करने के बाद वहां भी जो भी चिकित्सा विभाग की अनुरूप चीजें हैं उसको सुचारू रूप से, चाहे मास्क हो या सैनिटाइजर हो या अन्य जो चीजें हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस है उसके को ध्यान में रखते हुए दुकान खोलने वाले और जो दुकान पे आ रहे हैं खरीदने वाले, उनको भी सतर्कता और नियमों का पालन करना होगा। इन सब चीजों को लेकर के लगातार लखनऊ के जिलाधिकारी और नगर आयुक्त सबको निर्देश दे रहे हैं। और पूरे प्रदेश में चूंकि अब सरकार ने निर्णय लिया जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको 1 महीने का सरकार 1000 रुपए देगी उनके खाते में सिर्फ एक बार। जो यूपी के हैं, जो पहले से रह रहे हैं, जो गरीब थे उनको 3000, लेकिन जो मजदूरी या रोजगार करके अन्य राज्यों से आ रहे हैं उनके खाते में 1000 रुपए सरकार देने का निर्णय लिया है। थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री अपने कार्यालय पे बैठक टीम 11 के साथ करने जा रहे हैं वर्तमान हालात की और आने वाले दिनों में क्या स्थिति, कैसे रोजगार और जो प्रदेश की सियासी हलचल है, पंचायती राज का चुनाव की तैयारियों का भी सिलसिला शुरू हो गया, उसको लेकर के बैठक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी
इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में जुट जाने का आह्वान लगातार कर रही है। बिल्कुल, तमाम सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही, तमाम योजनाएं बनाई जा रही प्रवासी मजदूरों के लिए। पंकज हमारे साथ बने रहिए। अब सीधे आपको बिहार लिए चलते हैं, जहां पर रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ श्रीकांत प्रत्यूष है। श्रीकांत, कोरोना अपडेट जाना, मौसम का मिजाज जाना, अब राजनीति के लहजे से आज का दिन क्या खास रहने वाला है? क्या कुछ अहम हलचलें होंगी राजनीतिक जगत में? गरमाई हुई है गोपालगंज तिहरे हत्याकांड को लेकर, जहां पर आरजेडी के नेता के परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। आरजेडी के नेता गंभीर रूप से जख्मी है, पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। तेजस्वी यादव कल उनसे मिलने गए थे और बिहार सरकार को चेतावनी दी थी कि जेडीयू विधायक जो आरोपी हैं इस हत्याकांड के, अगर गिरफ्तार नहीं किए गए 2 दिनों के अंदर तो गोपालगंज के लिए मार्च करेंगे। अब विधायक भी सामने आ गए हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो भी मार्च करेंगे पटना के लिए, और तेजस्वी यादव में जितना दमखम है वो मार्च करके दिखाएं। वो भी गोपालगंज से पटना तेजस्वी यादव के घर के लिए मार्च करेंगे। तो बिहार की राजनीति इस तिहरे हत्याकांड को लेकर गर्मा गई है। आपको पता है कि आरजेडी नेता के घर पर हमला हुआ, उसके बाद जेडीयू के बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे के करीबी की हत्या कर दी गई। दोनों हत्याओं को लेकर पूरे बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव कल के बाद क्या गोपालगंज जाते हैं, मार्च करते हैं। अगर मार्च करते हैं तो जेडीयू विधायक की प्रतिक्रिया क्या होगी, क्योंकि जेडीयू विधायक को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनके बड़े भाई, उनके भतीजों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस कह रही है कि विधायक हैं इसलिए उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे का फुटेज खंगाला जा रहा है, क्योंकि विधायक का दावा है कि जिस समय हत्या हुई वो पूरे परिवार के साथ अपने घर में थे। तो ये मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है और राजनीति तो शुरू हो ही चुकी है। बीजेपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनसभा करने की तैयारी कर रही है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार तो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के नेताओं को चुनाव की तैयारी में जुटने का निर्देश दे रहे हैं। ठीक है श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का और राज्यभर तरीके से क्या कुछ अहम खबरें आज रहने वाली हैं वो बताने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।